रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो रुकावटों से हार नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, मैं गगन बुपचे आपका स्वागत करता हूँ शिक्षा टॉक के नए एपिसोड में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और सीखने वाली, एक बहुत ही मोटिवेटेड स्टोरी। आज हमारे साथ है शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी के एक और होनहार छात्र विनय बागमारे जी। विनय भैया, मैं आपको पहले बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा और मैं आपको बता दूँ, विनय भैया का अभी सिलेक्शन 2021 की नीट में हुआ है और इन्हें RKDF भोपाल कॉलेज अलॉट हुआ है। विनय भैया के बारे में आपको और कुछ बताना चाहूँगा। विनय भैया हिंदी मीडियम से हैं और जैसा कि लोगों का मानना है कि नीट में इंग्लिश मीडियम वाले ही जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया ने सभी चुनौतियों को क्रॉस करके, सभी चुनौतियों पे खरा उतर कर एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर दिखाया है और अपने लिए एक सीट चयन की है। मैं बता दूं, विनय भैया एक बहुत ही छोटे गाँव से हैं। आगे मैं विनय भैया आपसे जानना चाहूँगा, आपको भी कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं अभी। जी, तो विनय भैया, आप सबसे ज़्यादा श्रेय अपनी सफलता का किसे देना चाहते हैं? मैं सबसे ज़्यादा श्रेय अपनी सफलता का अपने माता पिता को देना चाहता हूँ, उसके बाद मेरे जो गुरुजन हैं उनको देना चाहता हूँ, और फिर इंदौर में मेरे जो गाइडेंस देने वाले रहे, मतलब जो शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी के डायरेक्टर और मेरे बड़े भैया दीपक रंगडाले जी को देना चाहता हूँ। विनय भैया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका एक छोटे से गाँव से MBBS कॉलेज तक का सफ़र कैसा रहा है? मेरा सफ़र बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। जैसे कि मैं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश में आता है, वो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के मैं बहुत एक छोटे गांव गोरेघाट से बिलोंग करता हूं, जो कि मतलब बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर में स्थित है जी। और वहाँ पे मतलब कोई सुविधाएं ऐसी नहीं है कि कि स्कूलों में अच्छे टीचर हो या फिर कोई प्रॉपर गाइडेंस हो, कुछ नहीं है। इस कारण से मेरा 12th के बाद मेरे लगभग 3 साल ख़राब हो गया। मैं BSc में एडमिशन ले लिया, तो फिर BSc करने के बाद मेरे को कुछ गाइडेंस मिला किसी के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, तो मैं फिर इंदौर की तरफ शिफ्ट हुआ जी। जब मैं इंदौर आया तो मुझे एक फ्रेंड ने गाइडेंस दिया कि यहाँ पे शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी है, दीपक भैया है, तो मैं उनसे मिला। तो दीपक भैया से मिला मैं उनसे, यहाँ पे सब चीज़ मुझे कुछ भी पता नहीं था नीट के बारे में। उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम्हें कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ एडमिशन लेना है। तो फिर दीपक भैया ने मेरा एडमिशन करवाया, मैं जो भी पर्टिकुलर कोचिंग में, और उसके बाद में कि हर चीज़ों में दीपक भैया का सपोर्ट रहा मेरी सफलता में। मैं मेंटली हो, चाहे तुम्हारी हेल्थ से इशू हो, चाहे इकोनॉमिक इशू हो, चाहे कोई भी इशू कि हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता था शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी में, और दीपक भैया से मैं शेयर करता था हर चीज़ें। तो वो बोलते थे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। मुझे 3 साल ज़रूर लग गए इसमें, लेकिन मैं पहले साल कि अनसक्सेसफुल हुआ तो दीपक भैया ने बोला कि कोई बात नहीं, और एक बार ट्राई करते हैं। दूसरी बार अनसक्सेसफुल हुआ तो दीपक भैया ने बोले कि कोई बात नहीं, और एक बार ट्राई कर। तब जाके मेरा तीसरी बार में सिलेक्शन हुआ। तो भैया, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने 3 साल का ड्रॉप लिया था, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस ड्रॉप के दौरान आपको क्या क्या दिक्कतें आई, और जो अब बच्चे नीट में अपेयर होने वाले हैं, इसमें बहुत सारे ड्रॉपर्स भी हैं, जो कुछ लोग नहीं इसी साल बैठने वाले, आप उनके लिए क्या देना चाहेंगे अपने संदेश? जैसे कि अभी 17 जुलाई को एग्ज़ाम है नीट का, और ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 2-2.5 महीना जो भी बचा है तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है बच्चों के ऊपर कि रिवीजन नहीं हुआ है, कोर्स नहीं हुआ है, ये दिक्कतें आती है, एंजाइटी फील करता है बच्चा, कि बहुत सारी दिक्कतें रहती है। लेकिन बच्चे को इस टाइम पे काम रहना चाहिए, ये सब प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा उसको, क्योंकि जो प्रेशर हैंडल करेगा वही सक्सीड करेगा। तो प्रेशर हैंडल करने के लिए उसको बिल्कुल कि ये सोचना है कि एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचना है, बस उसको ये सोचना है कि मेरे को पढ़ना है और एग्ज़ाम दे के आना है। बस ये नहीं सोचना है कि रिज़ल्ट क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इससे मतलब नहीं उसको, क्योंकि अगर ये सब अभी सोच लेंगे अपन तो फिर वो पढ़ नहीं पाएगा। और इसके लिए उसको ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के प्रति, और उसको सब चीज़ सोचना पड़ेगा कि मेरे आगे वाले कॉम्पिटिटर कितनी पढ़ाई कर रहे हैं और मैं कितनी पढ़ाई कर रहा हूँ, और इसके लिए उसको ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ाई करना पड़ेगा इन 2-2.5 महीने में, और ज़्यादातर रिवीजन करना पड़ेगा। ज़्यादातर नए जो टॉपिक्स है उनको नहीं लेना पड़ेगा, ताकि क्योंकि नए टॉपिक लेगा तो पुराने वाले रिवाइज़ नहीं होंगे, और पुराने वाले रिवाइज़ नहीं होंगे तो फिर घबराहट बढ़ेगी कि पुराना भी नहीं पकड़ में आएगा और नया वाला पकड़ में नहीं आएगा। तो ऐसे करके उसको मैनेज करके, और प्रेशर को भी मैनेज करने के लिए थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए सुबह। तो उससे क्या होता है कि जो थोड़ा प्रेशर या एंजाइटी वगैरह होती है वो कम हो जाती है। मेरे को भी होती थी एग्ज़ाम के पहले, 1-1.5 महीने पहले, एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले। तो मेरे पापा ने मेरे को बोला था कि बेटा मेडिटेशन करो, तो मैं रोज़ 5-10 मिनट का मेडिटेशन करता था। उससे क्या होता था कि जो घबराहट या एंजाइटी होती थी वो अपने कम हो जाती थी।
और अगर ज़्यादा हो रही है तो अपने फैमिली मेम्बर से बात कर लो जी, जो अपना वेल विशर है या जो अपने को थोड़ा मोटिवेट कर दे या अपने को थोड़ा अच्छा फील करा, उससे बात करो। इससे क्या होता है कि मतलब वो जो एंजाइटी होती है वो ख़त्म हो जाती है और अपन थोड़ा पॉजिटिव फील करते हैं। विनय भैया, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने अपनी 12th तक की शिक्षा जो है, अपनी 12th तक की स्टडीज़ आपने हिंदी मीडियम से की है और आप एक खुद जानते हैं आप एक छोटे गांव से, तो यहाँ पे जो बच्चे आते हैं हिंदी मीडियम से या छोटे जगह से, वो खुद बहुत ज़्यादा खुद में अंडर कॉन्फिडेंस फील करते हैं बाकी लोगों को देखकर। आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? हिंदी मीडियम का बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए फील करता है क्योंकि इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा होता है वो एक तो अच्छे स्कूलों से पढ़ के आता है और उनके जो गार्जियंस लोग रहते हैं वो लोग क्या है कि मतलब एक्टिव रहते हैं, एजुकेटेड रहते हैं, तो वो अपने बच्चों के प्रति मतलब पूरा फोकस्ड रहते हैं। जैसे वो कि 11th से ही मतलब उनका एडमिशन करा देते हैं, तो वो लोग फोकस्ड रहते हैं कि 11th से 12th हो गया उनका, 12th में आ जाता है डमी करा के मतलब जी। और गांव का बच्चा 12th गांव में करता है, देन उसके बाद 1-2 साल वेस्ट करके उसको पता चलता है तो फिर ड्रॉप लेने आता है, तो ऑलरेडी उसके 2-3 साल ख़राब हो जाते हैं। इसलिए वो ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट और घबराहट रहती है कि अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा तो क्या करूँगा मैं। तो उनको ये सब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मेडिकल में एज लिमिट कोई मैटर नहीं करती। अगर एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आप भी डॉक्टर बनना है और पहले वाला भी डॉक्टर बनना ही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ 12th तक, तो मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, मेरे साथ में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बस मेहनत और फोकस जो करेगा और कड़ी मेहनत के साथ में जो मतलब वर्क करेगा उसमें उसका होता है। मतलब ऐसे कई बच्चे मेरे साथ में जिसने एडमिशन लिया था यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के, वो मतलब कि उनका नहीं हुआ है जी, क्योंकि वो नहीं पढ़ रहे थे, उनका मतलब फोकस नहीं था, तो उनका नहीं हुआ। और कई हिंदी मीडियम के बच्चे जो बहुत गरीब घर से, मेरे खुद दोस्त है या मैं भी खुद बहुत मीडियम क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मेरा सिलेक्शन होना मतलब मेरी फैमिली के लिए और मेरे गांव के लिए बहुत प्राउड मोमेंट रहा। मैं अपने गांव से पहला मतलब MBBS में एडमिशन ले रहा हूँ अभी। तो इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, जो बच्चा पढ़ेगा जो फोकस्ड रहेगा, बस उसको ये सोचना है कि भाई मैं कर सकता हूँ। अगर वो सोचेगा कि मैं कर सकता हूँ तो करेगा। और अगर वो इंग्लिश मीडियम का भी होगा, चाहे वो CBSE से पढ़ा हो चाहे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हो, उससे मतलब नहीं है। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ पे कोई टीचर नहीं था, अच्छा खासा मेरे को अतिथि टीचर ने पढ़ाया 11th-12th में। तो मैं खुद अपने आप से इंस्पिरेशन मतलब लेता हूँ कि भाई मतलब कोई भी कर सकता है, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो विनय भैया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आज हमारे साथ इस इंटरव्यू के लिए। शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी और हम सब आपके आने वाले भविष्य के लिए मंगल कामनाएं करते हैं और आपको बहुत बहुत शुभेच्छाएं देते हैं आपकी इस सफलता के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में थे विनय वाघमारे जी। आपने इनकी कहानी से एक बहुत अच्छी सीख मिलती है हमें। छोटा शहर, छोटे गाँव, हिंदी मीडियम, छोटे स्कूल, बेहतर शिक्षा ना होते भी यह कुछ नहीं रोक सकता आपको अपनी सफलता तक जाने के लिए। बस आपके दिल में एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए और आपके सपनों के लिए आपके खुद के अंदर एक होड़ होनी चाहिए। इसी के साथ हम अपने आज के वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।